दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की राजनीति का चेहरा पिछले एक दशक में बहुत बदल चुका है। बीजेपी की सरकार के आने के बाद देश में सत्ता का केंद्रीकरण पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। पहले जो फैसले चर्चा और बहस के बाद होते थे, अब वे सीधे ऊपर से नीचे तक पहुंचाए जाते हैं। सरकार का नियंत्रण केवल संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मीडिया, नौकरशाही और संस्थाओं तक फैल चुका है। बीजेपी का नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास, लेकिन जमीन पर कई लोगों को लगता है कि यह नारा केवल एक चुनावी जुमला बनकर रह गया है। छोटे व्यवसाय, किसान, मजदूर, छात्र और मध्यम वर्ग लगातार आर्थिक दबाव में हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में इनकी आवाज अक्सर दब जाती है। नोटबंदी को सरकार ने ऐतिहासिक बताया, पर इसके बाद लाखों लोगों की नौकरी चली गई, छोटे व्यापारी तबाह हो गए और गांवों में नकदी की कमी से लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। बीजेपी की नीतियों में धर्म का प्रभाव लगातार बढ़ा है। राजनीति अब विकास से ज्यादा पहचान की राजनीति बन चुकी है। हर चुनावों में हिंदू बनाम मुस्लिम का एजेंडा सामने लाया जाता है, जिससे समाज में विभाजन की रेखाएं गहरी होती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी और नफरत फैलाने वाले अभियान आम हो गए हैं, जिनके पीछे राजनीतिक संगठनों की अप्रत्यक्ष भूमिका होने की चर्चा होती रहती है। लोकतंत्र में असहमति को आवाज देना जरूरी होता है, लेकिन बीजेपी के शासन में विरोधी आवाजों को देशद्रोही या अर्बन नक्सल कहकर चुप कराने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कई पत्रकार, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी या तो जेल में हैं या मुकदमों के डर से चुप है। संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता है, लेकिन बीजेपी के शासन में इस सिद्धांत को बार बार चुनौती मिली। नागरिकता संशोधन कानून के जरिए धर्म के आधार पर नागरिकता की बात पहली बार की गई, जिससे संविधान के समानता के सिद्धांत पर सवाल उठे। छात्र आंदोलन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन सत्ता की प्रतिक्रिया कठोर रही। लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, परंतु संवाद की जगह अब डर ने ले ली है। बीजेपी की आर्थिक नीतियों ने बड़े कॉरपोरेट घरानों को तो मजबूत किया, लेकिन आम जनता की जेब खाली होती गई। बेरोजगारी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंची, सरकारी नौकरियां घटती गई और निजी क्षेत्र में भी अवसर सीमित हुए। फिर भी प्रचार तंत्र ने ऐसा माहौल बनाया कि जनता को लगा सब कुछ ठीक है। मीडिया के बड़े हिस्से ने सरकार की नीतियों की आलोचना करने से परहेज किया, क्योंकि विज्ञापन और दबाव दोनों ही सत्ता के नियंत्रण में आ गए। किसान कानूनों के विरोध में लाखों किसान सड़कों पर बैठे रहे, ठंड में, बारिश में, महीनों तक, लेकिन सत्ता का रवैया अहंकारी रहा। आखिरकार किसानों की जिद और जन दबाव से कानून वापस लेने पड़े, पर सवाल वही रहा कि जनता की बात सुनने से पहले सत्ता ने इतने लंबे समय तक उन्हें अनदेखा क्यों किया। बीजेपी के शासन में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक राजनीति का केंद्र बन गए। मंदिर, पूजा, धार्मिक आयोजन लगातार राजनीतिक मंच का हिस्सा बनते गए। इससे देश की विविधता पर असर पड़ा, क्योंकि भारत की ताकत उसकी बहुलता में है। जब एक विचारधारा बाकी सब पर हावी होने लगती है, तो असंतुलन पैदा होता है और संविधान के मूल ढांचे को खतरा महसूस होता है। बीजेपी की विदेश नीति में भी आक्रामकता दिखाई दी, लेकिन अंदरूनी मोर्चे पर समाज के भीतर विभाजन और अविश्वास बढ़ा। शिक्षा संस्थानों में वैचारिक नियंत्रण की कोशिशें बढ़ीं, पाठ्यक्रम में इतिहास के हिस्से बदले गए, वैज्ञानिक सोच की जगह मिथकों को प्रमुखता दी गई, जिससे नई पीढ़ी के सामने भ्रम और एकतरफापन बढ़ा। विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर रोक लगी, असहमति को देश विरोधी बताया गया और युवा जो बदलाव की आवाज उठाते थे, उन्हें चुप कराया गया। बीजेपी का शासन केवल एक राजनीतिक दौर नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन की तरह चलाया गया। हर सरकारी संस्थान में विचारधारा के लोगों की नियुक्तियां हुई, जिससे निष्पक्षता कमजोर पड़ी। चुनाव आयोग, न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर राजनीतिक प्रभाव के आरोप बार बार लगे। जब संस्थाएं सत्ता के प्रभाव में आ जाएं, तो लोकतंत्र की जड़ें हिलने लगती हैं। जनता के बीच प्रचार के माध्यम से ये छवि बनाई गई कि विपक्ष देश के विकास में बाधा है, जबकि सच्चाई यह है कि स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष ही संतुलन बनाता है। लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल किया, जिससे राजनीतिक डर का माहौल बना। विपक्षी नेताओं पर मामले दर्ज हुए, जबकि सत्ताधारी पार्टी के लोग सुरक्षित रहे। यही दोहरा रवैया लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जहां सत्ताधारी दल की आलोचना लगभग असंभव हो गई है। जो भी सवाल उठाता है उसे एंटी नेशनल कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल उठाना देश विरोध नहीं, बल्कि देशभक्ति का हिस्सा होता है। आज भारत के गांव, शहर और कस्बों में लोग विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विमर्श मंदिर, मस्जिद, खान पान, पहनावे और धर्म की तरफ मोड़ दिया गया। जनता की असली समस्याएं कहीं पीछे छूट गईं। बीजेपी की रणनीति यही रही है कि जनता को भावनात्मक मुद्दों में उलझा कर रखो, ताकि असली मुद्दे कभी सामने न आए।
अब सवाल यह है कि भारत का भविष्य किस दिशा में जाएगा। क्या संविधान की आत्मा बची रहेगी या विचारधारा उसे निगल जाएगी? जनता के पास अब भी सबसे बड़ी ताकत है वोट की ताकत, सोच की ताकत और सवाल पूछने की ताकत। अगर आप चाहते हैं कि भारत का लोकतंत्र जीवित रहे, संविधान की गरिमा बनी रहे और हर नागरिक को बराबरी का हक मिले, तो इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जागरूकता ही असली बदलाव की शुरुआत है। बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल में देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा रहा संस्थागत विश्वास का क्षरण। लोग जो कभी अदालतों, संसद और प्रेस पर भरोसा करते थे, आज वही लोग इन संस्थानों को सत्ता के प्रभाव में देखते हैं। संसद सत्रों में बहस कम और कानून ज्यादा पास होते हैं। विपक्ष की बात सुने बिना बिल पारित किए जाते हैं और जनता को केवल नतीजे बताए जाते हैं। लोकतंत्र में संवाद जरूरी होता है, परंतु जब संवाद की जगह प्रचार ले लेता है तो शासन का चरित्र बदल जाता है। बीजेपी ने शासन को एक अभियान बना दिया है, जिसमें हर नीति, हर कार्यक्रम एक इवेंट की तरह पेश किया जाता है। किसान योजना, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया, इन सब का प्रचार इतना बड़ा हुआ कि इनकी वास्तविकता पर किसी ने सवाल नहीं पूछा। जो लोग सवाल पूछते हैं उन्हें देश विरोधी कहकर किनारे कर दिया गया। यही वो जगह है जहां जनता और सत्ता के बीच की दूरी बढ़ी। बीजेपी ने राष्ट्रवाद को राजनीति का केंद्र बना दिया, लेकिन इस राष्ट्रवाद में नागरिकों की समस्याएं नहीं, बल्कि पहचान की राजनीति प्रमुख रही। देशभक्ति को एक निश्चित ढांचे में बांध दिया गया, जहां आलोचना की कोई जगह नहीं रही। जब सत्ता कहती है कि सिर्फ एक ही तरह का सोच देशभक्ति है, तो लोकतंत्र का अर्थ खत्म हो जाता है। इसी दौर में विश्वविद्यालयों में विरोधी आवाजों पर कार्रवाई हुई, छात्र नेताओं पर देशद्रोह के मुकदमे चले और सामाजिक बहसें सीमित होती गई। बीजेपी के शासन में मीडिया की भूमिका पूरी तरह बदल गई। पहले मीडिया सवाल पूछता था, अब वह सत्ताधारी दल का प्रवक्ता बन गया है। रात के प्राइम टाइम शोज में जनता के मुद्दे गायब हैं। उनकी जगह हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दे ले चुके हैं। यही वो तरीका है जिससे जनता का ध्यान असली आर्थिक और सामाजिक संकटों से हटाया गया। देश में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। सरकारी रिपोर्टें खुद कहती हैं कि युवाओं के पास काम नहीं है, परंतु सरकार इसे सफलता की भाषा में पेश करती है। नए रोजगार के नाम पर ठेकेदारी और अस्थायी नौकरियां दी जा रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट घटा है, लेकिन प्रचार में इसे सुधार बताया जाता है। बीजेपी की नीतियों में एक और बड़ा पहलू है निजीकरण। सरकारी संपत्तियों को धीरे धीरे बेचकर निजी हाथों में दिया जा रहा है। रेलवे, एयर इंडिया, बिजली और रक्षा तक के सेक्टरों में निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया गया। इससे कुछ बड़े उद्योगपति बहुत ताकतवर बन गए, लेकिन जनता के हाथों से संसाधन निकल गए। यही वो बिंदु है जहां लोग महसूस करते हैं कि ये सरकार जनता के लिए नहीं, बल्कि कॉरपोरेट के लिए काम कर रही है। बीजेपी की चुनावी मशीनरी इतनी संगठित है कि वो हर मुद्दे को भावनाओं में बदल देती है। मंदिर का उद्घाटन, राष्ट्रगान, सेना का गौरव, इन सब का उपयोग इस तरह किया गया कि हर आलोचना को देश विरोधी बताया जा सके। लेकिन जनता की हालत नहीं बदली। पेट्रोल, गैस, दवा, शिक्षा सब महंगी हो गई। छोटे व्यापारी जीएसटी के बोझ में दब गए और किसान अब भी कर्ज के तले दबे हैं। बीजेपी ने सत्ता के दौरान डिजिटल प्रचार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर हजारों फर्जी खातों से प्रचार चलाया गया। विरोधियों के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाई गईं और जनता को भ्रमित किया गया। यह सब एक संगठित रणनीति का हिस्सा था, ताकि हर चुनाव में माहौल भावनात्मक बना रहे। जब भावनाएं ऊंची होती हैं, तब तर्क पीछे रह जाते हैं, और यही किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा खतरा होता है। बीजेपी की राजनीति में धर्म को जितनी जगह दी गई, उतनी शायद आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दी। त्योहारों, पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच में बदला गया। इससे देश के ताने बाने तो धीरे धीरे कमजोर किया। पहले जो लोग साथ रहते थे, अब वे संदेह की दीवारों में बट गए। यही विभाजन बीजेपी की रणनीति का सबसे शक्तिशाली हथियार बना, क्योंकि जब जनता आपस में बटी रहती है तो सत्ता पर सवाल कम उठते हैं। बीजेपी की नीतियों से अल्पसंख्यक समुदायों में भय और अविश्वास फैला। नागरिकता संशोधन कानून और जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों ने यह संदेश दिया कि सत्ता एक धर्म विशेष के पक्ष में झुकी हुई है। संविधान में सबको बराबरी का हक है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। यही विरोधाभास देश के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। विकास की बात करते हुए बीजेपी ने आंकड़ों का खेल खेला। सरकारी रिपोर्टों में जीडीपी की वृद्धि दिखाई गई, लेकिन आम लोगों की जेब खाली होती गई। महंगाई का असर हर घर पर पड़ा, लेकिन सत्ता का प्रचार तंत्र इसे भी सकारात्मक खबर में बदल देता था। यही प्रचार आज की राजनीति की असली ताकत है। बीजेपी ने सत्ता को एक ब्रांड बना दिया है। प्रधानमंत्री की छवि उस ब्रांड का चेहरा है। बाकी सारे मंत्री, नीतियां और निर्णय उस छवि के नीचे दबे हुए हैं। यही केंद्रीकरण आज की सरकार की पहचान बन गया है।
लोकतंत्र में सत्ता जनता की होती है, लेकिन आज सत्ता एक व्यक्ति और विचारधारा की पकड़ में सिमट चुकी है। अब समय आ गया है कि जनता सोचे कि क्या ये वही भारत है जिसका सपना आजादी के बाद देखा गया था? क्या ये वही लोकतंत्र है जहां हर नागरिक की आवाज मायने रखती है? क्या संविधान की गरिमा अभी भी बची है या वो केवल किताबों तक सीमित रह गई है? ये सवाल जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहता है जब जनता सवाल पूछती है। इसलिए अब वक्त है सोचने का, समझने का और जागरूक होने का। अगर आप सच को सुनना और फैलाना चाहते हैं तो इस आवाज को और आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी जागरूकता ही असली शक्ति है जो किसी भी सत्ता से बड़ी होती है। बीजेपी के शासन के दौरान धीरे धीरे ये बात साफ होती गई कि सत्ता का केंद्र जनता से दूर होकर प्रचार के दायरे में सिमट गया है। पहले जनता सरकार पर भरोसा करती थी कि वो उनके हितों के लिए काम करेगी, लेकिन अब भरोसे की जगह प्रचार ने ले ली। हर सरकारी योजना, चाहे वो गरीबों के लिए हो या किसानों के लिए, पहले कैमरे में दिखाई जाती है, फिर कागज पर दिखाई जाती है, लेकिन जमीन पर उसकी मौजूदगी ढूंढनी पड़ती है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि योजनाएं कहां तक पहुंची, उन्हें विपक्षी या नकारात्मक बताया जाता है। धीरे धीरे जनता को सवाल पूछने की आदत ही भूलने पर मजबूर कर दिया गया। यही लोकतंत्र का सबसे बड़ा नुकसान है, जब जनता डर या मोह में चुप हो जाए। बीजेपी के दौर में शिक्षा व्यवस्था भी एक नए प्रयोग का हिस्सा बनी। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो किताबें दशकों से बच्चों को वैज्ञानिक और तार्किक सोच सिखाती थीं, उन्हें बदला जाने लगा। इतिहास के कई हिस्सों को हटा दिया गया, नए प्रसंग जोड़े गए और शिक्षा में राष्ट्रवाद का पाठ इस तरह डाला गया कि छात्र प्रश्न पूछने से पहले सोचें कि कहीं उनकी बात देशद्रोह न कहलाए। यही वो माहौल था जिसमें स्वतंत्र विचार का स्थान घटा। विश्वविद्यालय, जो कभी चर्चा और असहमति के केंद्र थे, अब मौन के प्रतीक बन गए। बीजेपी ने यह समझ लिया कि जो कथा जनता तक पहुंचती है वही सच्चाई बन जाती है। इसी सोच के कारण मीडिया को धीरे धीरे एक दिशा में मोड़ दिया गया। पत्रकारों पर दबाव बढ़ा, विज्ञापन रोकने की धमकियां दी गईं और कुछ चैनलों को खुले तौर पर सत्ता की विचारधारा का मुखपत्र बना दिया गया। जो पत्रकार सच्चाई दिखाने निकले, उन पर मुकदमे हुए या उनके चैनल बंद कर दिए गए। परिणाम यह हुआ कि मीडिया जनता का नहीं, सत्ता का उपकरण बन गया। अब खबरें नहीं आती, केवल घोषणाएं आती हैं। जनता के सवाल गायब हो गए हैं और उनकी जगह सरकार के संदेशों ने ले ली है। बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा पहलू यह है कि उसने जनता की भावनाओं का इस्तेमाल इस तरह किया कि वे तर्क से ऊपर हो गईं। हर चुनाव में जनता से ये नहीं पूछा गया कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार या सुरक्षा में सुधार हुआ या नहीं, बल्कि ये बताया गया कि कौन राष्ट्रभक्त है और कौन नहीं। यही विभाजन राजनीति का सबसे कारगर हथियार बना। जब जनता भावनाओं में बंट जाती है, तब कोई भी सत्ता लंबे समय तक टिक जाती है, क्योंकि सवाल खत्म हो जाते हैं। बीजेपी ने यही किया, भावनाओं को नारा बनाया, नारों को प्रचार बनाया और प्रचार को सच्चाई बना दिया। बीजेपी शासन के दौरान न्यायपालिका पर भी लोगों का भरोसा कम हुआ। अदालतों में जो फैसले पहले निष्पक्ष माने जाते थे, अब उन पर सवाल उठने लगे। कई बार ऐसा लगा कि अदालतें जनता की नहीं, बल्कि सत्ता की इच्छा पूरी कर रही हैं। जब देश की सर्वोच्च संस्थाएं भी निष्पक्ष नहीं दिखतीं, तब आम आदमी का न्याय पर से विश्वास हिल जाता है। यही वो स्थिति है जहां संविधान का मूल उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि संविधान का मतलब केवल कानून की किताब नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों की रक्षा है। बीजेपी ने एक तरफ डिजिटल इंडिया का नारा दिया, दूसरी तरफ ऑनलाइन निगरानी बढ़ा दी। सोशल मीडिया पर नागरिकों की राय को ट्रैक किया जाने लगा। जो सरकार के खिलाफ लिखते थे, उनके अकाउंट सस्पेंड या रिपोर्ट किए जाने लगे। एक लोकतांत्रिक देश में जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार है, वहां डर का माहौल बनना संविधान की आत्मा के खिलाफ है। जब नागरिक अपने विचार खुलकर नहीं रख सकते, तब स्वतंत्रता केवल कागजों में रह जाती है। बीजेपी ने अपने शासन में एक नया राजनीतिक मॉडल स्थापित किया, जिसमें जनता को लगातार व्यस्त रखा जाता है। कभी नया कानून, कभी नया अभियान, कभी कोई धार्मिक आयोजन, ताकि लोगों को सोचने का समय न मिले कि उनके जीवन में असली बदलाव क्या हुआ। ये निरंतर प्रचार का दौर जनता की मानसिक थकान का कारण बन गया। जब समाज लगातार शोर में जीने लगता है, तो उसे सन्नाटा पहचान में नहीं आता। यही बीजेपी की रणनीति रही।
जनता को हर समय व्यस्त रखना ताकि कोई स्थिर विचार विकसित ना हो सके। बीजेपी की सरकार ने अपने आलोचकों को हाशिए पर धकेलने के लिए सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा उपयोग किया। ऑनलाइन ट्रोल समूहों के माध्यम से किसी भी असहमत व्यक्ति को निशाना बनाया गया। ये रणनीति इतनी संगठित थी कि जिसने भी सरकार के खिलाफ कुछ कहा उसे एक तयशुदा पैटर्न में ट्रोल किया गया, उसके पुराने बयान निकाले गए और उसे एंटी नेशनल कहा गया। धीरे धीरे लोग अपनी राय देने से डरने लगे। बीजेपी ने जो नया भारत का सपना दिखाया वो धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था में बदल गया जहां कुछ लोगों की आवाज ही पूरे देश की आवाज मानी जाती है। गांव, किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र सब अपने मुद्दों को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन सरकार की प्राथमिकता प्रचार के इवेंट होते हैं। यही डिस्कनेक्ट आज की सबसे बड़ी समस्या है, सत्ता और समाज के बीच दूरी का बढ़ना। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसने भारत की विविधता को धीरे धीरे कमजोर किया। पहले जहां लोग एक दूसरे के त्योहार मनाते, बीजेपी के कार्यकर्ता आज भारत के हर कोने में मौजूद हैं। गांव से लेकर महानगरों तक हर गली में उनका नेटवर्क फैला हुआ है। ये सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा की मशीनरी बन चुका है। कार्यकर्ता अब प्रचारक नहीं रहे, वे संदेशवाहक हैं जो हर घर तक एक तय कहानी पहुंचाते हैं। उनके काम का ढांचा बहुत सुव्यवस्थित है। हर जिले, हर मंडल, हर बूथ पर उनकी टीम होती है जो सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं पूरे साल सक्रिय रहती है। यही बीजेपी की असली ताकत है कि उसके कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी समय में नहीं बल्कि रोजमर्रा के जीवन में भी मौजूद रहते हैं। ये कार्यकर्ता सुबह सुबह गांवों में मंदिरों के पास बैठकों का आयोजन करते हैं, मोहल्लों में जनसंपर्क करते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। लेकिन इन बैठकों में सिर्फ जनसेवा की बातें नहीं होती, वहां विचारधारा का प्रचार भी होता है। उन्हें सिखाया जाता है कि राष्ट्रवाद, धर्म और पार्टी एक ही धारा हैं। ये प्रशिक्षण इतना गहरा होता है कि धीरे धीरे व्यक्ति पार्टी से जुड़कर अपनी व्यक्तिगत सोच भूल जाता है। वह सिर्फ पार्टी की सोच को ही सच मानने लगता है। यही कारण है कि बीजेपी का कार्यकर्ता किसी भी निर्णय पर सवाल नहीं करता, चाहे वो कितना भी विवादास्पद क्यों ना हो। बीजेपी के अंदर अनुशासन को सर्वोच्च माना जाता है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को ये भावना देती है कि वे किसी बड़े मिशन का हिस्सा हैं। ये मिशन सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि समाज को एक विचार में ढालना है। यही सोच संघ से आती है, जहां से पार्टी की जड़ें निकली हैं। कार्यकर्ताओं को ये एहसास कराया जाता है कि वे केवल राजनीति नहीं कर रहे बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा हैं। यही विश्वास उन्हें जोड़े रखता है। इन कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी ताकत है सूचना का नेटवर्क। बीजेपी ने डिजिटल युग का सबसे प्रभावी उपयोग किया है। हर कार्यकर्ता के पास सोशल मीडिया पर एक भूमिका तय होती है। वे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहते हैं और पार्टी की छवि को बनाए रखने का काम करते हैं। जब भी कोई सरकार की आलोचना करता है तो तुरंत जवाब देने की रणनीति तैयार होती है। ट्रोलिंग से लेकर फेक न्यूज के प्रसार तक ये सब एक संगठित ढांचे में काम करता है। इससे पार्टी की कथा हमेशा प्रमुख रहती है और विपक्ष की आवाज धीरे धीरे दब जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावों में घर घर जाकर लोगों से जुड़ते हैं। वे मतदाता को सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि एक सैनिक की तरह देखते हैं जो राष्ट्र मिशन में शामिल है। ये भावनात्मक जुड़ाव बीजेपी के संगठन को बाकी पार्टियों से अलग बनाता है। जब कार्यकर्ता ये मानने लगता है कि उसका हर कदम राष्ट्र के लिए है तो वो बिना किसी निजी स्वार्थ के काम करता है। यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थकते नहीं, झुकते नहीं और लगातार प्रचार करते रहते हैं। लेकिन इस समर्पण के भीतर एक अंधभक्ति भी पनपती है। जब व्यक्ति सवाल करना छोड़ देता है तब लोकतंत्र कमजोर होता है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इतनी गहराई से विचारधारा में बन चुके हैं कि वे सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। वे वही दोहराते हैं जो ऊपर से सुनाया जाता है। चाहे महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की, वे हर मुद्दे को राष्ट्रवाद में बदल देते हैं। यही रणनीति सत्ता को मजबूत रखती है। इन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में शत्रु की परिभाषा भी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि जो भी पार्टी के खिलाफ बोले वो राष्ट्र के खिलाफ है। ये विचार धीरे धीरे समाज में भी फैलता है। लोग अब विरोध को दुश्मनी समझने लगे हैं। यही वो सामाजिक मनोविज्ञान है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक और विशेषता है, वे सिर्फ राजनीति में नहीं, समाज के हर हिस्से में घुसपैठ करते हैं। शिक्षा संस्थान, व्यापार संगठन, मंदिर, पंचायत, यहां तक कि सोशल क्लब तक, हर जगह उनकी उपस्थिति होती है। इससे वे सिर्फ चुनावी संगठन नहीं बल्कि सामाजिक ताकत बन जाते हैं।
ये शक्ति लोकतंत्र में असंतुलन पैदा करती है क्योंकि फिर समाज के भीतर विविधता की जगह एकरूपता आ जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावों में हर घर जाकर लोगों से जुड़ते हैं। वे मतदाता को सिर्फ एक वोट नहीं बल्कि एक सैनिक की तरह देखते हैं जो राष्ट्र मिशन में शामिल है। ये भावनात्मक जुड़ाव बीजेपी के संगठन को बाकी पार्टियों से अलग बनाता है। जब कार्यकर्ता ये मानने लगता है कि उसका हर कदम राष्ट्र के लिए है, तो वो बिना किसी निजी स्वार्थ के काम करता है। यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता थकते नहीं, झुकते नहीं और लगातार प्रचार करते रहते हैं। लेकिन इस समर्पण के भीतर एक अंधभक्ति भी पनपती है। जब व्यक्ति सवाल करना छोड़ देता है, तब लोकतंत्र कमजोर होता है। बीजेपी के कई कार्यकर्ता इतनी गहराई से विचारधारा में बन चुके हैं कि वे सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। वे वही दोहराते हैं जो ऊपर से सुनाया जाता है। चाहे महंगाई की बात हो या बेरोजगारी की, वे हर मुद्दे को राष्ट्रवाद में बदल देते हैं। यही रणनीति सत्ता को मजबूत रखती है। इन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में शत्रु की परिभाषा भी दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि जो भी पार्टी के खिलाफ बोले वो राष्ट्र के खिलाफ है। ये विचार धीरे धीरे समाज में भी फैलता है। लोग अब विरोध को दुश्मनी समझने लगे हैं। यही वो सामाजिक मनोविज्ञान है जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक और विशेषता है, वे सिर्फ राजनीति में नहीं, समाज के हर हिस्से में घुसपैठ करते हैं। शिक्षा संस्थान, व्यापार संगठन, मंदिर, पंचायत, यहां तक कि सोशल क्लब तक, हर जगह उनकी उपस्थिति होती है। इससे वे सिर्फ चुनावी संगठन नहीं बल्कि सामाजिक ताकत बन जाते हैं। ये शक्ति लोकतंत्र में असंतुलन पैदा करती है क्योंकि फिर समाज के भीतर विविधता की जगह एकरूपता आ जाती है। हर चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के जरिए एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाती है। ये माहौल लोगों को यकीन दिलाता है कि पार्टी के सिवा कोई विकल्प नहीं। बूथ स्तर पर बैठकों, घर घर संपर्क और सोशल मीडिया प्रचार के जरिए ये धारणा फैलाई जाती है कि बीजेपी का समर्थन करना ही राष्ट्रभक्ति है। धीरे धीरे लोग इस मानसिक जाल में फंस जाते हैं और अपनी स्वतंत्र सोच खो बैठते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का समर्पण और अनुशासन बेमिसाल है, लेकिन यह भी सच है कि जब कोई संगठन इतना शक्तिशाली हो जाए कि उसके भीतर सवाल पूछना गुनाह बन जाए, तो लोकतंत्र को खतरा होता है। यही आज का भारत झेल रहा है, जहां कार्यकर्ता विचारधारा के सैनिक बन चुके हैं और जनता विचारों के युद्ध में मोहरा। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लोकतंत्र और विचारधारा के बीच की लड़ाई सबसे तीखी हो चुकी है। बीजेपी की सत्ता ने देश के राजनीतिक ढांचे को नहीं बल्कि लोगों की सोच को बदल दिया है। अब राजनीति सिर्फ वोटों की बात नहीं करती, वह दिमागों पर शासन करती है। ये शासन इतना सूक्ष्म है कि जनता को ये एहसास भी नहीं होता कि वो नियंत्रित की जा रही है। मीडिया के माध्यम से जो दिखाया जाता है वही सत्य बन जाता है और जो छिपाया जाता है वो अस्तित्वहीन समझा जाता है। यही वो जगह है जहां लोकतंत्र का असली ह्रास शुरू होता है। बीजेपी का तंत्र अब सरकार से आगे निकल चुका है। ये विचारधारा हर संस्था, हर मंच, हर दफ्तर में धीरे धीरे समा गई है। न्यायपालिका पर दबाव की बातें खुलकर नहीं कही जाती, पर महसूस हर जगह होती हैं। शिक्षा में इतिहास को नया चेहरा दिया गया है। संस्कृति को एक ही रंग में रंगा जा रहा है। ये सब धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है ताकि विरोध की आवाज बिना शोर के खत्म हो जाए। जनता ये सब देखती है, लेकिन वो इतनी आदतन हो गई है इस माहौल की कि अब उसे ये असामान्य नहीं लगता। यही सबसे खतरनाक बदलाव है, जब अन्याय सामान्य लगने लगे। बीजेपी ने सत्ता को केवल शासन नहीं बल्कि एक मिशन की तरह चलाया है। इस मिशन का नाम है विचारधारा का विस्तार। चाहे वो हिंदू राष्ट्र की बात हो या एक समान नागरिक संहिता का वादा, हर नीति के पीछे भावनाओं का उपयोग हुआ है। लेकिन इस भावनात्मक राजनीति का परिणाम यह हुआ कि समाज दो हिस्सों में बंट गया, एक जो आंख मूंद कर समर्थन करता है और दूसरा जो डरकर चुप रहता है। बीच में जो थोड़ी बहुत सच्चाई बची थी वो सोशल मीडिया के अराजक माहौल में खो गई। बीजेपी के शासन में सत्ता का केंद्रीयकरण इतना बढ़ गया है कि अब हर फैसला एक ही व्यक्ति या कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया है। पार्टी के भीतर लोकतंत्र लगभग समाप्त हो चुका है। जो नेता सवाल उठाता है वो हाशिए पर डाल दिया जाता है। यही ढांचा देश के राजनीतिक वातावरण में भी उतर आया है। विरोध करने वालों को देशद्रोही कहा जाता है और आलोचना को साजिश बता दिया जाता है। ये माहौल न केवल भय पैदा करता है बल्कि धीरे धीरे लोकतंत्र की रीढ़ को कमजोर कर देता है। संविधान की आत्मा अब बार बार पुकार रही है। समानता, स्वतंत्रता और न्याय की त्रिवेणी अब सिर्फ किताबों में रह गई है। आम जनता संविधान की रक्षा के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। जब किसी दल का प्रभाव इतना गहरा हो जाए कि लोग खुद ये ना समझ पाएं कि वो आजाद हैं या नहीं, तब राष्ट्र अपनी दिशा खो देता है। यही आज का भारत है, एक ऐसा देश जो तकनीक में आगे बढ़ रहा है लेकिन विचारों में सिमटता जा रहा है।
बीजेपी ने प्रचार की ताकत से इतिहास का नया संस्करण गढ़ा है। आज जो बात बार बार कही जाती है वही सच मान ली जाती है। यही प्रचार की जादूगरी है। झूठ भी बार बार दोहराने पर सत्य बन जाता है। यह प्रचार तंत्र हर घर तक पहुंच चुका है और उसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि आम आदमी अब खबरों में सच्चाई ढूंढने के बजाय अपनी सोच उससे बनाता है। यही मानसिक नियंत्रण सबसे बड़ी उपलब्धि है इस सत्ता की। लेकिन हर दौर का अंत होता है। जब सत्ता इतनी मजबूत हो जाए कि उसे अपने ही लोगों से डर लगने लगे, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। जनता को हमेशा के लिए भुलावे में नहीं रखा जा सकता। जो पेट खाली है, जो युवा बेरोजगार है, जो किसान कर्ज में डूबा है, वो एक दिन सवाल करेगा। ये सवाल धीरे धीरे भीतर ही भीतर जन्म ले रहा है। हर चमकती इमारत के पीछे जो अंधेरा छिपा है वो कभी न कभी उजागर होता है। यही इतिहास का नियम है। भारत की आत्मा इतनी गहरी है कि कोई भी विचारधारा उसे स्थायी रूप से कैद नहीं कर सकती। बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान केवल एक किताब नहीं, बल्कि उस आत्मा की आवाज है जो हर अन्याय के बाद फिर उठती है। चाहे कितनी भी ताकतवर सरकार क्यों ना हो, वह उस आत्मा को हमेशा के लिए दबा नहीं सकती, क्योंकि भारत की मिट्टी में स्वतंत्रता की खुशबू है जो पीढ़ियों तक फैलती रहती है। बीजेपी की यात्रा एक राजनीतिक प्रयोग से शुरू हुई थी, लेकिन अब यह एक विचारात्मक प्रयोग बन चुकी है। इस प्रयोग में राष्ट्र, धर्म और सत्ता एक साथ घुल मिल चुके हैं। लेकिन जब कोई राष्ट्र, धर्म और सत्ता को एक कर देता है, तब जनता का अस्तित्व मिटने लगता है। यही वो खतरा है जिसे समझना जरूरी है। भारत को बचाने का अर्थ सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि सोच को पुनर्जीवित करना है। यह समझना कि राष्ट्र किसी दल का नहीं, जनता का होता है। आज जरूरत है फिर से संविधान की ओर लौटने की। ये याद करने की कि शक्ति का स्रोत जनता है, न कि सत्ता। ये पहचानने की कि असहमति गुनाह नहीं, लोकतंत्र की सांस है। अगर ये समझ समाज में वापस आ जाए तो कोई भी ताकत भारत की आत्मा को मिटा नहीं सकती। लेकिन अगर ये समझ खो गई तो संविधान सिर्फ एक प्रतीक बनकर रह जाएगा और विचारधारा उस पर शासन करेगी। भारत के भविष्य का निर्णय अब किसी नेता के भाषण से नहीं, बल्कि आम आदमी की जागरूकता